हम टैक्सेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए बैड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि हम बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे, बहुत सारी हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल वी आर डूइंग ऑन कंसिस्टेंट बेसिस ताकि रिजल्ट हमारा हो। दोस्तों सेम सिचुएशन होती है, बट रिजल्ट एंड कंसिक्वेंसेस अलग अलग होते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त आज ये पहला लेक्चर जरूर देखेंगे, लेकिन उसके बाद 100 की रेस में सिर्फ एक रह जाएगा जो लास्ट तक रहेगा, 99 डे बाई डे हटते चले जाएंगे। लाइफ में कुछ भी हासिल करना है ना दोस्त, कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं ये करके रहूँगा। मैं विराट कोहली सर का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक न्यूज़ देखी मैंने कि वो मैच खेलने जा रहे हैं और उन्हें पता चलता है शाम को अभी इंडिया जीती नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट डे डिसाइड होगा कि जीतेंगे कि हारेंगे। उन्हें पता चलता है उनके पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ हो गई, आंखों में आंसू में बहुत रो रहे हैं कि यार मैं उनके लिए क्रिकेट में आया था, उनका ड्रीम था कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं जीतूं, और आज जब मैं जीतने वाला हूँ, आज जब मेरी लाइफ का बेस्ट डे होने वाला है और उनकी डेथ हो गई। बट उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि उनका ये सपना है कि मैं बेस्ट प्लेयर बनूं इंडिया का। वो गए, उन्होंने खेला और इंडिया जीती। उन्होंने बोल दिया कि जो अंतिम संस्कार होता है ना, वो मॉर्निंग में मत करो, इवनिंग में कर लो, आफ्टर द मैच जब मैं लौटूंगा तब कर लेना, लेकिन अभी खेलना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ में जब भी सिचुएशन आए कि मुझे क्या चूज़ करना है ना, याद रखना हमेशा कर्म को चूज़ करना है, हमेशा कर्म को चूज़ करना है, क्योंकि कर्म से ही तुम्हारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड होगा। तुमने अब तक क्या किया, क्या गलती की, कहाँ से क्लासेस ली, नहीं ली, पहली बार पढ़ रहे हो, आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट तुम्हारा होगा। हाँ, मेहनत करना अपने आप में एक ड्रामेटिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि लाइफ की सिचुएशन, बॉडी की सिचुएशन, फैमिली की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करती है, लेकिन मैटर क्या करता है एट द एंड, वो है रिजल्ट। अगर रिजल्ट चाहिए तो खुद को तपाना होगा, खुद को गलाना होगा, खुद के अंदर से, इस कोयले से सोने को बाहर लाना होगा जो डिजर्व करता है सी रिजल्ट को। चलिए, इस मोटिवेशन के साथ हम अपना पहला लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए। जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका कौन सा पेपर है आपको पता है? ये है सर पेपर नंबर 3। ओके, नाम क्या है इसका? टैक्सेशन। ओके, कितने मार्क्स का है सर? सर 100 मार्क्स का। क्या यहाँ तक सबको पता है? डेफिनेटली, वेरी गुड। ओके, टैक्सेशन का हमारा 100 मार्क्स का है। इसमें भी 2 पोर्शन आते हैं हमारे, एक डीटी जो कि अब 50 मार्क्स का है, और एक जीएसटी जो कि अब 50 मार्क्स का है। अभी मैंने जैसे अनाउंसमेंट की कि मैं फ्री लेक्चर की सीरीज देने जा रहा हूँ यूट्यूब पे विदाउट कॉस्ट और फुल डेप्थ, पूरी डेडिकेशन के साथ, ठीक है, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने बोला जीएसटी भी शुरू कर दे, तो पहले हम डीटी पे कमांड बनाते हैं। पहले एक प्रॉमिस जो किया है वो मैं कंप्लीट करूंगा। मैंने खुद से ये भी कमिटमेंट किया है कि अगर 9 बजे लेक्चर नहीं आता है और मैंने ये सीरीज़ नहीं कंप्लीट की टाइम से, तो ना तो मैं बाल कटाऊंगा, ना तो मैं शेविंग करूंगा, और प्लस अगर मेरा प्रॉमिस कमिटेड नहीं हुआ, कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, तो मैं मुंडन भी कराऊंगा खुद का एज अ इंसल्ट कि देख तूने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। मैंने अपना रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों ही अपने लिए डिसाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो अपने आप की कमिटमेंट कीजिए कि भाई मुझे ये करना है, तो एनी हाउ आई विल डू इट, एट एनी हाउ आई विल डू इट, आई एम द चैंपियन एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। चलिए सर, जीएसटी भी स्टार्ट हम कर सकते हैं, लेकिन पहले डीटी की कमिटमेंट को मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद में मैं कोई प्रॉमिस करूँगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी लाइफ में सीनियर से, इंटेलिजेंट लोगों से, कि भाई कभी भी खुश होके कोई एक्स्ट्रा कमिटमेंट मत देना, और कभी भी दुख होके कोई बैड डिसीजन मत लेना। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस, बट कमिटमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीटी मैं लूँगा, ठीक है। तो डीटी के अंदर अब जैसा कि आपको पता है, डीटी में आप सबको पता है कि देखिए 50 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है, एमसीक्यू, और 35 मार्क्स का आपका क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव। अब यहां पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड होता है कि डीटी टफेस्ट सब्जेक्ट क्यों माना जाता है, क्यों बच्चों को दिक्कत आती है टैक्सेशन के अंदर? टैक्सेशन के अंदर दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ये जवाब होगा,
और कुछ लोग सोचते हैं ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड 35 मार्क्स के लिए हम जो भी पढ़ने वाले हैं, मान के चलो 35 मार्क्स के लिए हमें 70 लेक्चर्स अराउंड जाना पड़ेगा, वो भी अराउंड 90 मिनट्स टू 100 मिनट्स के लेक्चर्स हमें करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें साथ के साथ थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी जिसे हम कहेंगे कॉन्सेप्ट, राइट, प्लस हमें साथ के साथ इसके प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल में मैं 100% स्टडी मैट लेके चलने वाला हूँ आपका, ठीक है, लेटेस्ट जो भी आरटीपी एमटीपी होगी मैं चेक करूँगा, प्लस वो क्वेश्चन देखो 80 to 90% क्वेश्चन तो स्टडी मैट में होते हैं, लेकिन 10 to 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टडी मैट में थ्योरी होती है लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं होता। तो मैं एवरीथिंग कवर्ड अप करूंगा कि हमारी साइड से कुछ रह ना जाए, पेपर देख के ये ना हो कि ओ माय गॉड क्या पूछ लिया, पेपर देख के ये हो महादेव, हर हर महादेव, जो पढ़ा था वही आया है एंड आई 100% अटेम्प्ट दिस पेपर। मुझे वो वाला कॉन्फिडेंस आपकी साइड से चाहिए, ठीक है। ये इतनी छोटी सी हमारी बात हो गई, ठीक, ओके। चलिए, ये सर लिखने का टाइम दोगे क्या? हाँ, मैं हर कुछ चीज़ों को कराने के बाद आपको लिखने का टाइम दूंगा। ये फ्री लेक्चर से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक भी चीज़ मिस करूँ इसमें कि आपको ये चीज़ डिलीवर ना हो, नहीं, मैं अपनी तरफ से 100% लेके चलूँगा कि मेरे बच्चों को हर एक चीज़ फुल्ली डिलीवर हो। ओके, तो सर स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 से, और हमारा अभी जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, और हाँ 400 to 500 पेज का रजिस्टर बना लेना, 2-4 कलर पेन रख लेना, और हर एक लेक्चर का जो भी हम स्टडी करेंगे रिवीजन ऑडियो भी साथ के साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर देखने के बाद रिवीजन ऑडियो जब भी सुन लेना, जब भी आपको रिकॉल करना हो रिवीजन ऑडियो की हेल्प से आप कर सकते हैं, ठीक। तो चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करें, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट इसको हम कहेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीटी, जिसमें टैक्स का मीनिंग क्या है, पर्सन्स किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है, कैश क्रेडिट क्या होता है, टैक्स रेट्स कैसे होते हैं, उसकी कैलकुलेशंस क्या होती है, ये बेसिक सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ना इस चैप्टर को स्किप कर देंगे, अरे यार ये तो मेरे को आता है, इसमें क्या ही होगा, कोई तो अमेंडमेंट नहीं है। मैंने एक चीज़ और देखी, सिलेबस चेंज हो गया, ओल्ड से नहीं हो गया, बच्चों का माइंडसेट क्या है, अरे आइए क्या अमेंडमेंट कर लो बस हो गया, एक आध टॉपिक नहीं आया होगा बस पढ़ लो। देखो कभी भी तैयारी करो ना तो शिद्दत से करो, वरना शो ऑफ मत करो तैयारी का कि मेरे को तो आता है ना क्या करूँगा करके, नहीं, करना है तो शिद्दत से करना है, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने टाइम को और अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को धोखा नहीं देना है। इफ़ यू आर डूइंग इट, डूइंग विद द 100% ओरिजिनलिटी ऑन योर साइड। शो ऑफ मत करना कि मुझे आता है तो मैं क्या लिख के करूँगा, अरे आता है ना टिक 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 टिक, नहीं, करेंगे तो शिद्दत से ताकि रिजल्ट मेरा हो, ये ना हो रिजल्ट वाले दिन ओ शिट मैं शायद से ध्यान से पढ़ लेता, क्या कमी रह गई सर मैं फेल हो गया, यही कमी रह गई कि जिस दिन पढ़ने का मौका था तुमने पढ़ाई नहीं की। आज ढंग से कर लो ताकि रिजल्ट वाले दिन रिग्रेट ना हो, ठीक है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, और कुछ जगह पे बुक का रेफरेंस लूंगा जहां पे क्वेश्चन आंसर आएंगे, वहां पे कि पास्ट ईयर पे देखो ऐसा क्वेश्चन आया था ऐसे ऐसे, ठीक। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स, सर टैक्स का क्या मतलब होता है? आप हमें टैक्स पढ़ाने जा रहे हैं, आपने हमसे अभी अभी एक बात कही कि सर डीटी है, जीएसटी है और सब्जेक्ट का नाम ही है टैक्सेशन, बट टैक्स का मीनिंग क्या हुआ वो तो आपने बताया नहीं। वेरी गुड, तो यही हम चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। टैक्स का मतलब क्या है आप समझो। मोदी जी कह रहे हैं मित्रों इस बार जब मैं पीएम बनूंगा तो दूर दूर तक सड़कें होंगी, हर एक गांव में लाइट होगी, शौचालय की सुविधा होगी, हर एक बच्चा बहुत शिद्दत से पढ़ेगा, हम हर एक गांव में स्कूल खुलवा देंगे। ये मोदी जी बोल रहे हैं। हर एक इंसान के लिए हॉस्पिटल होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट मोदी जी एक्सप्लेनिंग अस दैट कि मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, मैं आपको स्कूल दूंगा, मैं आपको हॉस्पिटल दूंगा, और हाँ आप जो पैसा कमा रहे हैं कोई चोरी करके ना चला जाए तो मैं आपको पुलिस की सर्विस दूंगा, सिक्योरिटी सर्विस बाय पुलिस। आपकी गाड़ी कोई ठोक ना दे रोड पे तो उसके लिए वहाँ पे पुलिस रहेगी, ठीक है। जो भी बोलेंगे भाई रेड लाइट आएगी रुक जा भाई, ट्रैफिक पुलिस। और हाँ हमारी बॉर्डर पे
हम कोई बाहर का इंसान एंट्री ना कर ले, हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है टेरिटरी, राइट, कोई स्मगलिंग ना करे, कोई बाहर से अंदर जाए ना, और कोई इंडिया की चीज बाहर लेके ना जाए, तो वहां पे भी हम सिक्योरिटी देंगे। तो एक बात बताओ, मोदी जी सब कुछ ये करना चाहते हैं। अभी राहुल गांधी जी का इंटरव्यू आया था, तुमने नहीं सुना होगा तो देखना, यूट्यूब पे कुछ दिखाऊंगा तो कॉपीराइट क्लेम आएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पे, बट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने कहा कि हर एक किसान के, हर एक परिवार के, हर एक लेडीज के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए आए। ये राहुल गांधी जी ने बोला। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ये करना चाहते हैं, मोदी जी ये करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो इसको, टैक्स को एक तरीके से समझो, इसको हिंदी में कहते हैं कर, यानी कर जो कमा रहा है वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को। सर क्यों दें, हम क्यों दें, हम अपनी मेहनत की कमाई क्यों दें? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी सोसाइटी के लोग स्कूल जाएं? सर हम चाहते हैं, वी आर द गुड पीपल, हम चाहते हैं हम और हमारे बच्चे दोनों पढ़े लिखे, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी। ओके, आप नहीं चाहते कि आपके दादा दादी मम्मी पापा कभी बीमार हो तो आप हॉस्पिटल लेके जाएं? हाँ हम चाहते हैं हमारे आसपास हॉस्पिटल हो। ओके, क्या आप नहीं चाहते कि कोई आपसे मिलने आए तो बोले भाई क्या सोसाइटी है तुम्हारी, कितना बढ़िया रह रहे हो तुम, बहुत अच्छी रोडवेज हो? हाँ हम ये चाहते हैं। ओके, तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी गाड़ी पे कभी डेंट लग जाए तो तुम पुलिस को बोलो, कोई एक्सीडेंट कर दे कि भाई देखो यार इसके पास नंबर प्लेट नहीं है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसने मेरी गाड़ी ठोक दी। पुलिस की हेल्प चाहते हो कि नहीं? कोई रात में कोई डाकू आ गया, पहले गब्बर सिंह हुआ करता था, अरे वो कालिया कितने आदमी थे, तो गब्बर सिंह से बचाने के लिए जय और वीरू को लाया गया था। तो जय वीरू भी ठाकुर से पैसे लेता, अगर शोले मूवी देखी हो तुमने तो वैसे ही गवर्नमेंट तुम्हारे लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आर्मी, नेवी सब कुछ रख रही है। तो गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए। तो वाई ही कलेक्टिंग द टैक्स? ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी को बियर किया जा सके। एक्सपेंडिचर हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट को हमसे टैक्स चाहिए। सर कौन कौन टैक्स देगा? तो धीरे 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 हम करके पढ़ेंगे। एक तरीके से ये समझो, जो अच्छा पैसा कमाएगा इन द पॉइंट व्यू ऑफ द गवर्नमेंट वो टैक्स पे करेगा। तो इसमें भी 2 टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टैक्स, और हाँ आप स्टडी मैट देख सकते हैं, स्टडी मैट से मोस्ट ऑफ द चीज़ें स्टडी मैट से होंगी, मैंने भी अपने सामने स्टडी मैट रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ हर एक वर्ड आपको अच्छे से आए, ठीक है। लिखो, टैक्सेस आर कंसीडर्ड to be the cost of living of society। हमारी सोसाइटी की कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, सोसाइटी को क्या चाहिए? रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, पुलिस चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जो भी चीजें चाहिए। पहले क्या होता था, कूड़ा रहता था, अब एमसीडी ने स्टार्ट कर दिया है कि अपने घरों का कूड़ा बाहर डालें। एक वैन घूमती है, कार घूमती है, आई डोंट नो, वैन घूमती है टेम्पो टाइप का, वो कूड़ा लेके जाते हैं, आपके यहाँ भी होगा। तो ये सारी फैसिलिटी कैसे देंगे वो? उसके लिए पैसा चाहिए। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट। सर टैक्सेस ना गवर्नमेंट वसूलती है। अच्छा क्या आपने बता दिया, यानी अगर मेरा पड़ोसी आके बोलेगा ए भैया मिश्रा जी, हाँ हाँ बोलिए ना, विनीत सर, हाँ सर बोलिए ना, 100 रुपए का चंदा काटना है रे बाबा। चंदा इज डिफरेंट थिंग एंड टैक्सेस डिफरेंट थिंग। किस लिए सर? गणपति बप्पा का वो होने वाला है फेस्टिवल, अच्छा ले लो 100 रुपये, 500 रुपये लो जाओ, गणपति बप्पा मोरया। ओके, तो क्या वो मुझसे टैक्स ले सकता है? हमारी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड, सर 500 रुपये टैक्स भरो, टैक्स नहीं ले सकता। टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट। सर क्यों लेती है? टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। और हाँ कमाल की बात,
ये बातें जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये बुक में भी लिखी पड़ी है, अगर आपने बुक बाय कर ली है अब तक तो, नहीं की है तो कोई बात नहीं, ये स्टडी मेट में भी लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है, ताकि जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं या जिनके पास टाइम कम है या फिर जो बूथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं 2 से 3 महीने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बुक होने से क्या होता है लिखने की थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है। बट मैं अपनी साइड से पूरा लिखवाऊंगा, बुक नहीं भी बाय करते हो, स्टडी मेट है तुम्हारे पास, मेरे साथ नोट्स बना रहे हो, इनफ है। बट टाइम बचाना है तो तुम बुक ले सकते हो, ठीक है। अब मैसेज में टाइप करना कि बुक कैसे ले, कहाँ से ले, उसके लिए पहला वीडियो जाके देखो, उसमें सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। ओके, ऑफ द सोसाइटी, तो कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हाईलाइट करूंगा कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, और सर क्या क्या हो गया, सर पुलिस, सर नेवी, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से लिख लेना, ईटीसी करके, जो भी गवर्नमेंट तुम्हें सर्विस दे रही है उसके लिए गवर्नमेंट को आपसे पैसा चाहिए, ठीक है। ओके, तो सर टैक्स, अब इसमें एक अगला क्वेश्चन आ जाता है कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, ये हमारा पहला क्वेश्चन चल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टैक्स। तो आप लिखना चाहते हो तो लिख लो फटाफट, फिर मैं इसमें अगला क्वेश्चन ऐड करूंगा, लिख लो। 10 सेकेंड दूंगा एक स्क्रीन को, फिर आई विल शिफ्ट ऑन अनदर स्क्रीन, ठीक है। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 राम, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 14। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कि सर ये जो टैक्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। देखो यार, मैं एक चीज़ का और ख्याल रखूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँ, ताकि तुम्हारा सिलेबस भी टाइम से कवर हो और तुम्हें एग्जाम के ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन है वो नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और मैं स्टडी मेट को स्पेशली रेफरेंस लेके चलूंगा कि भाई कुछ भी जो है स्टडी मेट का आपका छूटे ना। तो एज पर द स्टडी मेट जो मुझे आपको सिखाना है कि टैक्सेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो सर कौन से 2 टाइप होते हैं टैक्सेस, ठीक है। तो आप लिखेंगे टैक्सेस, और टैक्सेस के बाद आप थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स आपका 50 मार्क्स का आपके सिलेबस का, जो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी मैंने आपको कमिटमेंट की है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी कमिटमेंट मैंने अभी नहीं की है, वो भी 50 मार्क्स का। सर दोनों में फर्क क्या होता है, तो 2 पॉइंट तो इसमें रखने पड़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप जो कमा रहे हैं गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देंगे, लेकिन सर 7 लाख तो कोई टैक्स नहीं होता, हमने पढ़ रखा है पहले। रुक जाओ भाई, पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, धीरे 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 सब सिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दो। आपने 10 लाख अर्न किया, आपने जो कमाया गवर्नमेंट को उस पर आप टैक्स देंगे। सर मैंने तो 1 करोड़ कमाया, आप टैक्स देंगे 1 करोड़ पे। सर मैंने 10 करोड़ कमाया, आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को 10 करोड़ पे। सर मैंने 1000 करोड़ कमाया, आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को 1000 करोड़ पे। ओके, अब यहां पे बात आई कि सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। लेट सपोज ये डाटा केबल मैं लेने गया शॉप पे, मैंने कहा सर ये डाटा केबल मिलेगी क्या, टाइप सी टू टाइप सी। उनका हाँ मिल जाएगी। उनका कितने की, उसने कहा 500 की। मैंने कहा अच्छा सर, मैं उसे 500 रुपये दे के आ गया। सर आपने टैक्स दिया क्या, पता नहीं, मैंने तो बस 50 रुपये दिए थे, 500 दिए थे बस। ओके सर आपने इस पर भी टैक्स दिया, ये कौन सा टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स मैंने दिया लेकिन पे वो दुकानदार, वो शॉपकीपर करेगा गवर्नमेंट को, इसलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। जाएगा जेब से तुम्हारी, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चले। ओके,
एग्जाम्पल लेते हैं आईफोन। आईफोन अराउंड 1 लाख का होता है। आप गए, सर एक आईफोन दे दीजिए, आप आईफोन लेके आए, कितने का सर आईफोन, लेट्स सपोज 1 लाख का, ओके। आप 1 लाख दे के आ गए, घर पे फोटो शोटो क्लिक कर रहे हो। एक लड़का जो सीए में टैक्स पढ़ रहा है, उसने बोला भैया आपने इसमें टैक्स पे किया था क्या? अरे मैं तो पूछना ही भूल गया यार। उसने 1 लाख रुपए बोले, मैं दे के आ गया। आपने इस पे भी टैक्स पे किया, लेकिन आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि इसकी टैक्स की जिम्मेवारी आपकी नहीं है गवर्नमेंट को फाइल करने की। जिस बंदे ने आपको सेल किया वो इसको फाइल करता है, इसलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी आपको टैक्स फाइल नहीं करना पड़ता, आपके बिहाफ पे वो शॉपकीपर, वो शोरूम वाले टैक्स को फाइल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो पर्सन इनकम अर्न करता है उसकी इनकम पे एट द टैक्स रेट हम लोग इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, ओके। यानी सर सिंपल सा मीनिंग क्या कि डायरेक्ट टैक्स ये बोलता है कि भाई तू पैसा कमा और अपना टैक्स भर। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में मैं प्रोडक्ट खरीद के लाता हूँ, मैं सर्विस लेता हूँ। लेट सपोज किसी ने मेरे टैक्स के लेक्चर या लॉ के लेक्चर लिया, अभी लॉ की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। लॉ के लेक्चर लिए, अब लॉ के लेक्चर्स मान लो उसने मुझे 10,000 रुपये के लिए, अब उसने तो लेक्चर लिए, बुक्स ली, उसको वीडियो लेक्चर मिले, एक्सेस मिला, वो स्टार्ट कर चुका। बट उसे ये नहीं पूछा कि सर ये इंक्लूडिंग जीएसटी है या नहीं है, बट इसमें ऑलरेडी जीएसटी शामिल था। और वो अमाउंट लेट्स सपोज 1,000, 10,000 में की फीस में से 1,000 गवर्नमेंट को गए, या फिर 2,000 था वो गवर्नमेंट को गए। लेट्स सपोज 18% का रेट है, तो आपने टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया, मैंने आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया जो प्रोडक्ट आपने मुझसे खरीदा उस पे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या कहता है, जो कमाएगा वो भरेगा, राइट। थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी, बाकी टेंशन मत लो, धीरे धीरे क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। आज बेसिक लेक्चर चल रहा है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब क्लियर होगा आपको, ठीक। लिखिए, इफ टैक्सेस इज लेविड directly on the income or wealth of a person, it is a direct tax। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। वही सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, if okay, if tax is levied on the price of goods or service, then it is an indirect tax, then it is a indirect tax। Example, GST / custom duty, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। जब हम जो कमा रहे उस पर टैक्स भरते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जब हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज पिज्जा बाय किया, बर्गर बाय किया, या फिर सर्विस, डॉक्टर की कंसल्टेंसी सर्विस, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, या फिर एसी फिटिंग। आजकल गर्मी बहुत तगड़ी चल रही है, कुछ लोग ठंड में ये लेक्चर देखेंगे, जब रिजल्ट में आ जाएगा फेल, सॉरी टू मेंशन दिस, वो फेल होने के बाद रिजल्ट देखेंगे। ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो अचीवर्स होते हैं ना, वो डे 1 से स्टार्ट करते हैं, और जो फेलियर्स होते हैं वो अगेन फेल होने के लिए वेट करते हैं, पहले रिजल्ट आ जाए, मैं फेल हो जाऊँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। अरे भाई अभी से कर लेना। एक बहुत अच्छा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। वाई यू ऑलवेज गिविंग अ पोस्टपोन टू योर एक्शन, टेक एक्शन नाउ टू अचीव रिजल्ट नाउ एंड इन दिस अटेम्प्ट, ठीक है। तो सर्विस, अभी गर्मी चल रही है, आपने एसी की सर्विस ली, 1,500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज। हमारे इधर अराउंड 2,500 to 3,000 गैस का चार्जेस है एसी का। तो वो जो गैस का चार्जेस है, वो जो एसी का चार्जेस, उस पर वो जीएसटी लेते हैं। अगर आप किसी एलजी या सैमसंग किसी अच्छी कंपनी से ले रहे हैं, और वही आप लोकल से लेंगे तो पैसे तो लेंगे आपसे, लेकिन उस पर जीएसटी विस्टी नहीं होता, बट वो लेंगे पूरे पैसे, ठीक है।
ओके, तो ये मैंने सर्विस का एग्जांपल दे दिया। लिखिएगा, द पर्सन who pays the tax to the government cannot recover it from somebody else, that is the burden of a direct tax cannot be shifted. Example, income tax. मतलब मेरे को टैक्स भरना है, मैं बोलूंगा, मैं अपने चाचा को नहीं बोल सकता, चाचा विधायक है हमारे, विधायक जी। कौन बोल रहा है? आपका भतीजा। अच्छा अच्छा, चाचा जी मुझे 10 लाख का टैक्स भरना है, पे कर दोगे? अबे पागल है क्या, तेरा टैक्स है, तू भर, मैं क्यों भरूं? नोबडी विल पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ यू। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइए, मैं जो मेमेक्री कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही नहीं लग रही? अगर आप चाहते हो सीरियस, एकदम सीरियस, वैसे मैं सीरियस ही पढ़ाता हूँ, बीच बीच में मोटिवेशन चलता रहेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि मेमेक्री ना करूँ, सिंपल बोलूँ, तो वो भी कमेंट में कर देना। और आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लिखना कमेंट में, आई एम द चैंपियन, आई एम द नेक्स्ट CA फाइनलिस्ट। प्लीज़ दिल से, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है लेकिन फ्री ऑफ टाइम नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो कमेंट में लिखिएगा, आई एम द चैंपियन, आई एम द नेक्स्ट CA फाइनलिस्ट। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, अगला एक क्वेश्चन यहां पे आता है। इसमें क्या होता है, बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे एसी वाले ने 2300 की सर्विस दी, 200 का जीएसटी चार्ज किया, एग्जांपल, तो आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। आप 2500 पे कर रहे हो, वो 2300 रखेगा, 200 गवर्नमेंट को देगा, तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है वहां पे, ठीक है? इन दिस केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, the person paying the tax passes on the incidence to another person। वो बंदा अपना बर्डन ना किसी और पे शिफ्ट कर देता है। ओके सर, ये क्या बुक में है? हाँ जी, आप मार्क कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है लेटेस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ द पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स, दैट इज द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कैन नॉट बी शिफ्टेड, एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, if tax is levied on the price of the goods or service, then it is an indirect tax, example goods and service tax or custom duty. In the case of indirect tax, the person paying the taxes on the incidence to another person। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब ये मैंने इस तरीके से चार्ट फॉर्म में लिखा है, तो एक बच्चे ने मेरे को कमेंट करके बोला था व्हाट्सएप पे कि सर चार्ट फॉर्म में लिखवाना, तो आई विल ट्राई एज मच एज आई कैन यूज चार्ट्स। तो आप ये लिख लीजिए, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, और जिन्होंने भी इंट्रो वाला वीडियो नहीं दिखा था जिसमें मैंने बताया था मैं क्या और कैसे करवाने वाला हूँ,
बुक्स अगर बाय करनी हो, कंपलसरी नहीं है, स्टडीमेट है तो नोट्स और उसे रेफर करो, और स्टडीमेट भी नहीं ले रखा, बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं कर रखी, टाइम सेव करना है, टाइम कम है, तो आप वो बुक बाय कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 9354719404 पे, ठीक है। ये आप अभी कर सकते हैं, बट टाइम बचाना हो तो थोड़ा टाइम है, अटैम्प्ट में आपके 4-5 महीने हैं और कुछ दिनों बाद अटैम्प्ट देने वाले, तो डायरेक्ट नोट्स बनाओ, ज़्यादा बेस्ट है। चल फलक से तारे तोड़ ओ बंदिया, फलक से तारे तोड़, फलक से तारे तोड़ ओ बंदिया, फलक से तारे तोड़। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टैक्स। टैक्स का मीनिंग क्या है? टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ द लिविंग ऑफ सोसाइटी एंड टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। ओके, अब ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया टाइप ऑफ टैक्सेस। अब इसी में एक पॉइंट हम सेकंड पॉइंट ऐड कर रहे हैं, व्हाई आर टैक्सेस लेविड, कि टैक्स गवर्नमेंट लगाती ही क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 डाला था ना ऊपर, 1 मिनट चेक करने दो। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 लिखेगा, वाई आर टैक्सेस लेविड। वाई आर टैक्सेस लेविड, इससे पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, मेरे साथ लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा, लिख लो, नहीं लिख पाए तो मैं टाइम दूंगा। लिखिएगा, द रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस इज that they constitute the basic source of revenue to the government। लिख लिया क्या? एक पॉइंट और लिखो फिर समझाता हूं। रेवेन्यू so raised is utilized for meeting the expenses of government like defense, provision of education, health care, infrastructure, facilities like roads, डैम्स, etc। और मित्रों, ये लैंग्वेज सेम आपकी स्टडीमेट की है, मैंने वहाँ से यूज़ किया है, बस थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से लिखा है ताकि आपको पढ़ने और याद करने में आसानी हो। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं? समझाओ सर समझाओ। लिखवा तो दिया आपने, समझा भी दो। चलो कुछ लोग लिख रहे हैं, 10 सेकंड का वेट कर लेता हूँ। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10। ओके, समझते हैं थोड़ा सा क्यों, पूरा समझेंगे। लिखा है द रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्स, कि भैया टैक्स लगा क्यों रहे हो। मोदी जी से पूछा कि मोदी जी इतना टैक्स क्यों लगा रहे हो, हम 100 रुपए कमाते हैं, 70 रुपए तो तुम टैक्स ले लेते हो, 30 रुपए हमारे हाथ में बच रहे हैं, इतना टैक्स क्यों ले रहे हो मोदी जी। सो आई एम आस्किंग टू मोदी जी,
जैसे मोदी जी सामने खड़ा, मोदी जी इतना टैक्स क्यों ले रहे हो, बच्चों को खाने के लिए भी कुछ छोड़ोगे, सब टैक्स ले लोगे, क्यों टैक्स ले रहे हो? तो मोदी जी इंग्लिश में बोल रहे हैं, मित्रों द रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस इज दैट दे कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। यानी भैया हमारी भी कार में पेट्रोल तुम्हारे टैक्सेस से डलता है, दिस इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सर और भी हो सकता है, हाँ, पेनल्टी, टैक्सेस, सबसे तगड़ा वाला जो तुमने दिल्ली साइड में सुना होगा कि रोड पे चालान्स जो लगते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, 10,000 का फाइन, हेलमेट नहीं है, तुमने पॉल्यूशन नहीं करा रखा, 10,000 का फाइन। तो ये भी गवर्नमेंट के सोर्स, लेकिन टैक्सेस आर द बेसिक यानी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। क्यों मोदी जी आपसे टैक्स ले रहे हैं? क्योंकि मोदी जी की भी गाड़ी में जो पेट्रोल डलना है वो आपके टैक्स के पैसों से ही डलता है। द रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस इज दैट, क्यों लगाया जा रहा है, दैट दे कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दे कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा खर्चा इसी से चलने वाला है। तो सर गवर्नमेंट का सारा खर्चा यानी गवर्नमेंट क्या अपने ही मेकअप पे सारे पैसे खर्च करेगी, या अपने ही ड्रेसेस पे, या अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पैसा खर्च करेगी? नहीं 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 मित्रों, आप गलत ले रहे हैं। मित्रों ये जो पैसा हमने आपसे लिया है, आपकी मेहनत की एक एक जो कमाई है, वो रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के खर्चों के लिए। सर क्या गवर्नमेंट का खर्चा है? आपकी बेटी की शादी होगी, आपकी घरवाले की शादी है, आप मूवी देखने जाओगे, स्विट्जरलैंड घूमने जाओगे, किस बात का खर्चा? अरे भाइयों मित्रों, मेरा दिमाग में ये सब कचड़ा नहीं आता है। आपसे आपकी मेहनत का एक एक पैसा जो मैंने लिया है वो डिफेंस में जाएगा, वो एजुकेशन में जाएगा, वो पैसा हम हेल्थ केयर में लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देंगे, रोड्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, आपकी मेहनत का एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा मित्रों। दिस इज व्हाट व्हाई आर टैक्सेस लेविड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है 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 ठीक है। अब अगला ये बात भी सर बुक में है क्या? हाँ मैं मार्क करा देता हूँ। दिस इज व्हाई आर टैक्सेस लेविड। ओके, the reason for levy of taxes is that they constitute the basic source of revenue to the government. Revenue source is utilized for meeting the expenses of government like defense, provision of education, healthcare, infrastructure facilities like road, court and dams etc. या ये तो बहुत बढ़िया है सर, सारी चीज़ पढ़ाते जा रहे हो मैच करा के। हाँ बिल्कुल, ताकि आपकी कोई चीज़ छूटे ना। ओके, नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड पॉइंट, power to levy taxes। सर गवर्नमेंट के पास ये पावर आई कहां से कि गवर्नमेंट टैक्स लगाए हैं? ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? मतलब पापा के पास पावर कहां से कि पापा थप्पड़ लगाए? बेटा तुम्हारी मम्मी के साथ 7 फेरे लिए थे, जन्म जन्म का साथ निभाने की कसमें और वादे खाए थे। सर हम शादी की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हो? टैक्सेस की। मोदी जी को पावर किसने दी? केजरीवाल जी को पावर किसने दी? अभी आपने केजरीवाल सर का वो सुना होगा कि उनको दारू वाले घोटाले में अंदर कर दिया गया कि उन्हें लाइसेंस के चलते पैसे कमाए, जो भी है एवरीथिंग आई डोंट नो, बट आपने सुना होगा। और मोदी जी के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और ये जो टैक्सेस है उसको पावर किसने दी? मोदी जी को। ठीक है देखो पहला पॉइंट लिखोगे इसमें। अब ये मैं थोड़ा सा यूनिक लिखवा रहा हूँ, आपकी बुक में थोड़ा सा हैवी भी है, जो बुक आप ये लेंगे हमसे या फिर स्टडीमेट में, ये स्टडीमेट की लैंग्वेज है, थोड़ा सा मैं इसको अभी रीड आउट करा दूंगा, बट पहले अपनी वर्ड में थोड़ा सिंप्लीफाई लिखवा दूँ, उसके बाद फिर मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, टाइम बचेगा आपका, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। लिखो एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट in the 7th schedule, article 246 of Constitution of India
हैज गिवन पावर टू मोदी जी, ना मोदी जी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू मेक लॉ ऑन टैक्सेस ऑन इनकम। बट यहां पे एक ब्रैकेट में लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सर ये क्या कह रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर, क्या क्या लिख देते हो आप, हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नथिंग, कुछ परेशानी होना, मैं हूं ना। एंट्री नंबर 82। अब देखो यार, ये वाली बात ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा। मैं भी हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने एमसीक्यू रख दूंगा, मैं बोलूंगा आंसर बताओ, लास्ट लेक्चर रिवाइज किया था, आंसर बताओ। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, तो एमसीक्यू में हो सकता है एंट्री नंबर 82 ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, एंट्री नंबर 82 ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको याद रखना है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? अब यहां पे भी कंफ्यूजन हो सकती है, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, कौन शेड्यूल? तो 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल के एंट्री नंबर 82 में एंट्री है, कौन सी एंट्री है? यहां पे 7th शेड्यूल में एंट्री है, एंट्री नंबर 82 ऑफ 7th शेड्यूल। कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। एक आर्टिकल है सर 246, वो कहता है कहां का कंपनी लॉ का बात कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हो, जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की। हमारा पूरा भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, यानी भारत के संविधान के 7th शेड्यूल के, भारत का संविधान के 7th शेड्यूल के, ठीक है, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, वहां पे एक आर्टिकल है 246, वहां पे लिखा हुआ है हैज गिवन पावर टू मोदी जी बोल रहा हूं मैं, बट आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दी है। किसको दी है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भैया आप लोगों से टैक्स लेने के लिए आप लॉ बना सकते हो। तो कौन सा लॉ बना? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जो आप पढ़ रहे हो। बट एग्रीकल्चर इनकम पे आप टैक्स नहीं लेंगे, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। किसको मना किया गया है? यूनियन लिस्ट की 7th शेड्यूल की एंट्री नंबर 82 आर्टिकल 246 को कहा गया एग्रीकल्चर पे छेड़ाखानी मत करना। ओके, ये वाली बात समझ में आई? ओके, क्या बुक में ये बात आपने डाली है? होगी यार, बिल्कुल होगी। द पार्लियामेंट empowered to make law on the matter enumerated in the 7th schedule article 246 of the constitution of India। ठीक है, बट यहां पे बुक में एक एक्स्ट्रा बात है जो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन बुक से पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, कि 7th शेड्यूल जो आर्टिकल है 246, इसमें 3 लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। बुक से पढ़ा रहा हूं मैं, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं मेन बातें लिखवा दूंगा जो एग्जाम के लिए है, बाकी पढ़ा रहा हूं मैं आपको ताकि आपका सिलेबस आपको इनकम्प्लीट फील ना हो। ठीक है, आपकी एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट में क्या लिखा गया? मेक लॉज, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट। अभी हम जो इनकम टैक्स की बात कर रहे थे वो यूनियन लिस्ट ही था क्या? हाँ, तो इस पे यूनियन लिस्ट में पावर किसको दी गई है? एक्सक्लूसिव पावर किसको दी गई है? लॉ बनाने की। लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। यहां पे एक्सक्लूसिव पावर मेक लॉज की किसको दी गई है? स्टेट को। और कंकरेंट लिस्ट में पावर टू मेक लॉज दी गई है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को। यानी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क कर लेना और स्टार लगा लेना। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा गया जो अदर देन था कि लॉ ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, कि एग्रीकल्चर इनकम को इसमें शामिल मत करना। और बुक से एक पॉइंट और रीड आउट कर रहा हूं मैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 265, वो 247 था, 265 क्या कहता है? नो टैक्स शैल बी लेविड ऑन द कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ, कि जो टैक्स कलेक्ट करने की पावर है वो तुम्हारे पड़ोसी के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है।
अकॉर्डिंग बाय लेवी ऑफ एनी टैक्स लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट फ्रेम बनाएगी, गवर्नमेंट जो बताएगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स लिए जाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन पावर टू द लेवी एंड कलेक्ट टैक्स वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। भैया कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर किसको दे रखी है, स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आ गया। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी, लेकिन इसको मैं लिखवाने वाली फॉर्म में लिखवा रहा हूँ कि आप एग्जाम में याद थोड़ा सा कैसे रखोगे। तो ये एक एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन आप यूनियन लिस्ट में एग्रीकल्चर वाले को साइड कर दिया कि भाई एग्रीकल्चर वाली इनकम पे आप टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट give power to स्टेट गवर्नमेंट। ये पावर किसको दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। किस बारे में, टू मेक लॉ, कि आप लॉ बनाइए ऑन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। भैया एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसको दी गई है, तो यहां पे आप हाईलाइट करेंगे एंट्री नंबर क्या है सर 46, स्टेट लिस्ट को पावर दी गई है, ठीक है, गवर्नमेंट को, कि भैया आप एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स लगना है या क्या होना है वो आप बताइए। कौन बताएगा, स्टेट लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट वाला क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दो कंकरेंट लिस्ट। ये वाला पॉइंट आप अच्छा 3 पॉइंट लिख लेना, लिख लो। अच्छा नहीं, यहाँ से हो गया था यार, वाई आर टैक्सेस, यहाँ से ही लिखना है आपको, लिख लो पावर टू लेवी टैक्स। छोटा सा पॉइंट था, 2 पॉइंट में मैंने आपको लिखवा दिया, बुक से मैंने आपको पढ़ा दिया। बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टडी मेट से पढ़ लेना आप, वो पॉइंट स्टडी मेट में भी लिखे हैं। मैंने थोड़ा समराइज वे में लिखा है कि बुक हैवी ना हो जाए। मैं चाहता था 300-400 पेज में कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन प्लस वो क्वेश्चन जो स्टडी मेट में नहीं है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने ध्यान रखा है इन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। ओके, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, पूछेगा इसे तो एमसीक्यू पूछेगा आपसे, ठीक है, कि गवर्नमेंट चाहती है बनाना, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे बना सकती है, लगा सकती है टैक्स, और ऐसा कोई लॉ है, आंसर है नो, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर एंट्री नंबर 46 में दी गई है स्टेट लिस्ट में, वो उसके ऊपर जो भी लॉज बनाएगी वो बनाएगी। हाँ, गवर्नमेंट को पावर दी गई है, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है मेक लॉ ऑन द टैक्स ऑन इनकम, ठीक है, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल, ठीक है, आर्टिकल 246। ये 2 बातें याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। सर ये सब रिवाइज करके दोगे ना, डेफिनेटली दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अब ध्यान सुनेगा, हम आ रहे हैं 4th पॉइंट पे, ठीक है। 4th पॉइंट जो है, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, जैसे सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉस। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं और बहुत सारे टीचर भी ये गलती करते हैं। हेडिंग क्या लिखी रहती है, इनकम टैक्स एक्ट क्लासेस, इनकम टैक्स क्लासेस, बट इनकम टैक्स एक्ट की क्लास नहीं पढ़ रहे हो आप, इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो, एंड एक्ट इज द पार्ट ऑफ द लॉ, इनकम टैक्स एक्ट इज द पार्ट ऑफ द लॉ। तो हम जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं वो इनकम टैक्स लॉ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार बुक से गाइड कर देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। कंपोनेंट्स, और इसको सोर्सेज की जगह हमने हेडिंग क्या दे रखी है, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ।
क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू कल मैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसकी स्टार्टिंग में ही मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो मैं खुद से ड्राइव करूंगा कि हाँ भाई इसके आंसर दे दूँ। देखो कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या क्या होते हैं सर कंपोनेंट। सर इनकम टैक्स एक्ट इसका पार्ट है 1961, इनकम टैक्स रूल इसका पार्ट है 1962, फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट, मतलब हर साल का जो फाइनेंस एक्ट आता है ना कि भैया इस साल का फाइनेंस बिल क्या रहा, जो बिल अप्रूव हो जाता है वो एक्ट बन जाता है। फिर सर्कुलर्स क्या रहे, नोटिफिकेशन क्या रही, एंड कोर्ट डिसीजंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है सर कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मैं आपको एक बार थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ समझाने के लिए, लिखेंगे आप और मैं मिलके अपने हाथ से, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? एक्ट है भैया कि 1961 में, हम कौन सा पढ़ रहे हैं 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, कि भारत में टैक्स कैसे लगाया जाए। ये क्या सिखा रहा है हमें कि भारत में टैक्स कैसे लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट क्या बताता है कि भारत में टैक्स कैसे लगेगा। ओके अब आया रूल इन 1962, तो हम पढ़ रहे हैं रूल के साथ 61 लगेगा कैसे। अब मान लो हमने ये कहा कि लॉ बना ट्रैफिक एक्ट, एग्जांपल ट्रैफिक एक्ट में क्या बना, ध्यान सुनना, कि यार गाड़ियों में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो तरीका क्या होना चाहिए, रेड लाइट पे रुक जाएं, येलो पे रेडी हो जाए, ग्रीन पे अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, जब तक रेड लाइट रहे कोई क्रॉस ना करे, दिस इज क्रिएटिंग एन एक्ट। तो सर रूल्स क्या करेंगे, या ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए कि अगर कोई ये रूल्स ब्रेक करता है, अगर कोई ये रूल्स ब्रेक करता है तो कोई पुलिस ऑफिसर तो हो कि भाई तुम्हारा क्या पॉल्यूशन एक्सपायर ना 10,000 का फाइन। तो एक्ट ने बताया कि ट्रैफिक एक्ट काम कैसे करेगा, बट दिस इज अ थियोरिकल पोर्शन, उसको रियलिटी में प्रैक्टिकल में कौन लाएगा, दिस इज फॉर्मुलेटेड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट, कि उसको रियलिटी में कौन लाएगा। तुम्हारी किताबें तो हैं तुम्हारे पास, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ओके, लेकिन पढ़ना जो मैंने आपको बताया अगर आप बुक से पढ़े तो मुश्किल से आई थिंक कितने पेजेस हैं यहाँ पे, ये दूसरा पेज है, कितना टाइम आप लगाएंगे, मुश्किल से 10 मिनट, 10 मिनट में आप इसको चटनी बना देंगे इसकी पढ़ के, और आप 10 बार पढ़ लेंगे। एक बच्चा बोलता है सर 10 बार पढ़ा है सिलेबस, बट अगर एग्जाम में आता है सर याद नहीं आया उस दिन, क्योंकि आपने उसको दिमाग में स्टोर होने का टाइम नहीं दिया, आपने उसमें डिस्कशन नहीं किया, आपने उसे माइंड में जाने नहीं दिया। एक फिल्म देखो कब तक याद रहती है, एक गाना सुन लो, ठीक है, याद रह जाता है, 100 गाने याद रह जाते हैं, कुछ बच्चे साथ में गा भी सकते हैं उसके, और वही सिलेबस वाली बात जब आती है दिल अटक जाता है, अरे यार याद नहीं आ रहा क्या पढ़ाया था मास्टर ने। टाइम देना होगा, ढंग से देना होगा, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ देना होगा। जितने भी दोस्त मेरे साथ रेडी हैं इस लेक्चर की सीरीज में, मुझे पता है 100 में से एक ही रहेगा एंड तक, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि विथ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन आई एम विथ यू, आई एम द चैंपियन, आई एम CA Phallus, प्लीज लिखना। और मैं दिल से आप सभी को गॉड ब्लेस यू बोलूंगा, आपके सारे डाउट्स एंटरटेन करूंगा, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो व्हाट्सएप भेज देना 9354719404 पर, ठीक है। तो पहला बना थियरी कि इनकम टैक्स में ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अगर कोई गलती करता है, कोई इस बात को फॉलो नहीं करता है, तो उसको कैसे अप्लाई करोगे। तो दिस इज इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्मुलेटेड फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। ओके, फिर सर आया फाइनेंस एक्ट, कि देखो यार तुमने 1962 में रूल्स बनाए थे, आज मान के चलो चल रहा है तुम्हारा 2025, कितने साल हो गए, 60 साल तो 1962 से 2002 तक ही हो गए, फिर उसके बाद यहां पे 23 ईयर, यानी मोर देन 70 to 80 ईयर्स पुराना लॉ हम अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हर साल चेंजेस नहीं आते होंगे, हर साल गवर्नमेंट चेंज नहीं होती होगी, डेफिनेटली होती होगी। तो हर साल एज पर 1962 एक्ट इस साल क्या बदलाव रहे, इस साल क्या चेंजेस रहे, गवर्नमेंट की इस साल क्या पॉलिसी है, उसको लेके जो इनकम टैक्स में हम चेंजेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनेंस एक्ट। अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर अफेक्टेड एवरी ईयर थ्रू द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, कि भैया वो तो है ठीक था, वो पापा कह के गए, लेकिन पापा की बात को आज में कैसे अप्लाई करना है, वो है हमारा फाइनेंस एक्ट। ओके, दिमाग में जा रहा है, पहले मैं समझा रहा हूं, उसके बाद लिखेंगे। सर्कुलर्स क्या है, इसी बाय CBDT टू क्लेरिफाई द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर्कुलर मतलब कि भैया हमने ये कहा कि न्यू सिलेबस आने वाला है, बच्चों रेडी हो जाओ, सर्कुलर है,
और नोटिफाई, इस दिन से न्यू सिलेबस में सारे बच्चे कन्वर्ट हो जाओ, वरना हम ये मान लेंगे तुम कन्वर्ट हो चुके हो और न्यू सिलेबस पढ़ रहे हो। दिस इज नोटिफिकेशन। हमने मीनिंग बता दी, लेकिन इस दिन से मीनिंग इफेक्टिव हो जाएगी। दिस इज नोटिफिकेशन। हमने बता दिया कि भैया एसएससी का मतलब ये एक वर्ड होता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट, प्लांट सुनने में आता है कि पेड़ पौधे होते हैं क्या प्लांट। इनकम टैक्स कहता है भैया हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें जो ऑर्गेनाइजेशन में लगी है। सर मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे लिए प्लांट है, मशीनरी है। तो प्लांट का मीनिंग इनकम टैक्स में क्या होगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इसको नहीं समझ पाएगा। तो दिस इज सर्कुलर इश्यूड बाय सीबीडीटी टू क्लेरिफाई द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि भैया ये प्रोविजन, ये एक्ट क्या कहना चाहता है। नोटिफिकेशन इशू टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन, कि जो कहा गया है वो किस दिन से रियलिटी में आएगा, जो मीनिंग बताई गई है वो इफेक्टिव कब से है। न्यूज ओल्ड सिलेबस खत्म है इस डेट से और इस डेट से न्यू सिलेबस स्टार्ट है, ये है नोटिफिकेशन। इस डेट से ये इफेक्टिव हो जाएगा। कहानी तो बता दी, लेकिन ये कहानी कब से अप्लाई होगी, ये उस दिन से अप्लाई होगी। दिस नोटिफिकेशन एंड द कोर्ट डिसीजन। सबसे पुराना एंड बचपन वाला केस, बचपन का प्यार कौन सा था, कंपनी एक्ट का, सोलोमन वर्सेस सोलोमन लैंड कंपनी। तो कई बार इंडिया में कुछ ऐसे बेंचमार्क कोर्ट होते हैं, डिसीजंस होते हैं, जिसमें कि एक अलग ही मीनिंग निकल के आती है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उसको ही फॉलो करते हैं। तो सर क्या कोर्ट डिसीजन से ऊपर कुछ ऊपर नहीं हो सकता? हो सकता है अगर लॉ चेंज कर दिया जाए तो, अदरवाइज नहीं। तो आपकी बुक में समरी में मैंने लिखवा दिया, ठीक है। जिसको यहाँ से लिखना है लिख लो, वरना यही मैं लिखवा देता हूँ ना, यही लिखवा देता हूँ ताकि आपकी टेंशन भी खत्म हो लिखने की, ठीक है। जो मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं आ जाइए। लास्ट पॉइंट आज के सेशन का। सर मज़ा आ रहा है सर, इतना शॉर्ट सेशन है और इतनी सारी बातें सीखने के लिए मिल गई। बस यही मैंने कहा था ना, सिलेबस टाइम से हो जाएगा, यही रीज़न था, क्योंकि मैं फालतू बातें करूँगा नहीं आपसे। टू द पॉइंट समझाया, एक्सप्लेन किया, लिखवाया। क्वेश्चंस भी नेक्स्ट में हम एमसीक्यू भी डील करेंगे, और एमसीक्यू के लिए मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे एमसीक्यू डालता रहूँगा, तुम भी उस पर पोस्ट करता रहना कौन कौन सा आंसर है, और लेक्चर नंबर के हिसाब से उसको जज करते रहना, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी क्या है मुझे भी याद नहीं है, इंस्टाग्राम आईडी मुझे याद नहीं है। व्हाट्सएप पे पूछ लेना 9354719404, उसमें मैं आपके पोस्ट करता रहूँगा एमसीक्यू, ठीक है। आंसर देते रहना। लिखिए सबसे पहला, लिखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 governs the levy of income tax in India. Okay. Second, income tax rules 1962 formulated for proper administration of this act, ठीक है। थर्ड, एनुअल फाइनेंस एक्ट amendments in the income tax act 1961 are effected every year through the annual finance act, annual finance act। फोर्थ लिखना circulars issued by CBDT to clarify the meaning
and scope of certain provision of the act. Fifth, notification issued by, नहीं issued लिखना, to give effect to the provision of the act, make or amend rules. And the last 6 court decisions. Interprets the various provision of इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, ओके सर हमने लिखा नहीं, हमारी स्पीड स्लो है, कोई बात नहीं, मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद अब हम इस पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है, और प्लस मैं फ़ोन भी ले लूँगा, ऑडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बोलूँगा कि ऑडियो से रिवाइज कर लो। सर कैसे होगा? वो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, सी ड्रीमर्स द एवेंजर, वहाँ से आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सअप पे दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसमें वीडियो प्लस ऑडियो प्लस जो भी टेस्ट वगैरह मैं आपके लिए शेयर करूंगा वो उसमें करता रहूँगा। ठीक है, मैं आपका हैंड टू हैंड टेस्ट भी लेता रहूँगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बताओ कैसे लिखोगे। ठीक है, लिखिए इसे, स्टार्ट कीजिए। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 10, राम 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 11, राम राम 7, राम 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 राम, राम 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 राम। ओके 1 2 3, राम 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 एक, राम 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 राम। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने नोट्स ओपन कर लो, ऑडियो में साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन भी साथ में चल रही है, रिवाइज भी कर सकते हो, और ऑडियो की हेल्प से विद इन ये जो 1 आवर 60 मिनट्स लगाए, इसको 6 मिनट में पूरा कैसे रिवाइज करते हैं आई विल शेयरिंग। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी? दोस्तों हम रिवाइज कर रहे हैं इनकम टैक्स लेक्चर 1 का रिवीजन ऑडियो। ठीक है, इसमें हम बेसिक स्टार्ट कर चुके हैं, तो बेसिक से जो भी हमने पढ़ा वो हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। देखो टैक्सेशन है पेपर नंबर 3 100 मार्क्स का, जिसमें डीटी है 50 मार्क्स का, जीएसटी है 50 मार्क्स का, डीटी में 50 मार्क्स का, आपका 15 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। उसके अकॉर्डिंग हम सारी स्टडी करेंगे विथ कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे, ताकि हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो जाए। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टैक्स। सर टैक्स का मीनिंग क्या है? तो देखो यार, सोसाइटी के गवर्नमेंट ये कहती है, मोदी जी ये कहते हैं कि देखो यार, मुझे आपके लिए हॉस्पिटल बनाना है, आपके लिए स्कूल बनाने हैं, आपके लिए डैम्स बनाने हैं, आपको आर्मी
की सर्विस देनी है, आपको पुलिस की सर्विस देनी है, तो मुझे भी खर्चा लगेगा। जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे मैं आपके लिए कैसे कुछ कर सकता हूँ। तो टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ द लिविंग ऑफ द सोसाइटी। मतलब प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह रहे कि मेरे खर्चे हैं, सोसाइटी के खर्चे हैं और इसको बियर करने के लिए मुझे टैक्स चाहिए। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। कि स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस, नेवी, इन सब की सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स लगाना होता है। सर ये हो गया व्हाट इज। आई एम आस्किंग टू यू व्हाट व्हाई आर टैक्सेस लेविड। सर गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की जरूरत ही क्या है? खुद से आप आरबीआई को नोट छाप लो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेंस पूरा खराब हो जाएगा इकोनॉमी का। Why are taxes levied? The reason for levy of taxes is that they constitute the basic source of revenue to the government. क्योंकि देखो यार, पहली चीज़ तो ये प्राथमिक है, यानी बेसिक, यानी गवर्नमेंट को पैसा ही यहाँ से आता है। क्या और भी तरीके हो सकते हैं? हाँ, जैसे ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, आप इनकम टैक्स लेट फाइल करोगे रिटर्न तो पेनल्टी लगती है, इंटरेस्ट लगता है, वो भी एक है। लेकिन बेसिक जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो आपका टैक्सेस ही होता है, इसलिए गवर्नमेंट को आपको भी टैक्स लगाना पड़ता है। रेवेन्यू सो रेस इज यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड, डैम्स, etc। सर कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? देखो यहाँ पे दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसने कमाया वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कमाया किसी और ने बट वो पे कर रहा है इन बिहाफ ऑफ गुड्स और सर्विस। जैसे जिस फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू आप मुझे देख रहे हो सकता है वो 40,000 का हो, 40,000 पे आपने 4,000 गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। आपको क्या ये बात पता है? सर हमें तो नहीं पता, हम तो 40,000 का खरीद के लिए आए थे। यही चीज़ कि आपके बिहाफ पे जो शोरूम वाला था, जो शॉपकीपर था, वो टैक्स की लाइबिलिटी को फुलफिल करता है, लेकिन टैक्स आप ही पे करते हैं, दिस इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें जो बर्डन ऑफ शिफ्ट होता है ना, वो जीएसटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर होता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ शिफ्टिंग नहीं होता। जिस बंदे ने टैक्स इनकम अर्न की उसी को टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। ओके सर, गवर्नमेंट के पास ये पावर आई कहाँ से? ऐसे तो मेरा पड़ोसी, हमारा वॉचमैन, कोई भी आगे टैक्स लगा देगा, सब्जी वाला, भाई चलो भाई खरबूजे पे टैक्स पे करो, आलू पे टैक्स पे करो, कोई भी टैक्स पे करेगा? नहीं। पावर टू लेवी टैक्स के अंदर मैंने आपको दो बातों में समराइज किया था कि एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, इन द 7th शेड्यूल, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, आर्टिकल 246 एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन पावर टू सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू मेक लॉ ऑन टैक्सेस और इनकम। कि भैया आप इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बना सकते हो, इनकम के ऊपर लॉ बना सकते हो कि कैसे टैक्सेस कलेक्ट किया जाए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम को लेके भी पावर है? आंसर है नो। इसकी पावर दी गई स्टेट लिस्ट को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को, एंट्री नंबर 46 में। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ याद रखना, ऐसे ही धप्पा मार के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक वो जो हमें रिवाइज करना था इस जो लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसका हम रिवीजन ऑडियो रेडी कर रहे हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। कि भैया देखो, आप सबको लगता है हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट इज़ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट भी आता है, इनकम टैक्स रूल भी आता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट भी आता है, सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन आता है, कोर्ट डिसीजन आता है। सर ये सारी बातें बोलो मत, समझाओ हमें। ओके, इनकम टैक्स एक्ट यानी जब पहली बार इनकम टैक्स बना था, कि इनकम टैक्स इज़ अ थियोरिकल कॉन्सेप्ट। जैसे ट्रैफिक लाइट का मैंने बताया था, ट्रैफिक लाइट रेड पे रुकना चाहिए, ग्रीन पे चलना चाहिए, येलो पे रेडी खुद को करो, ठीक है। दिस इज अ थ्योरिकल, लेकिन हाउ इट इज प्रैक्टिकल, दिस इज इनकम टैक्स रूल्स 1962। कि अगर मान लो किसी ने इनकम टैक्स नहीं भरा तो क्या, किसी ने ट्रैफिक लाइट ब्रेक कर दी, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर दिए तो क्या, उस पर पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे कौन ये सब मैनेज करेगा? दिस इज इनकम टैक्स रूल्स 1962। फिर ऐसा एनुअल फाइनेंस एक्ट, कि देखो यार 1961 1962 की बातों को आज के समय में कैसे अप्लाई करेंगे, दिस इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर फाइनेंस एक्ट में इन्हीं बातों को बताया जाता है। फिर है सर सर्कुलर्स, किसी बात को क्लैरिफाई करना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, प्लांट एंड मशीनरी, क्या कैमरा प्लांट है, क्या ये मनी प्लांट है? अरे भाई हम उस वाले प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मशीनरीज की बात कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सर्कुलर में हम क्लैरिफाई करते हैं मीनिंग्स को, कि भैया ये इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है। और ये बात इफेक्टिव कब से होगी? ये नोटिफिकेशन के थ्रू होता है, कि जो भी एक्ट है या अमेंडमेंट रूल है वो कब से इफेक्टिव है, कौन सा सर्कुलर कब से इफेक्टिव है, ये नोटिफिकेशन में बताया जाता है। देन द फाइनली कोर्ट डिसीजन, जैसे मैंने सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का बताया था, कई बार लॉ में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग चेंज होती है, मीनिंग इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये रिवीजन ऑडियो कंप्लीट हुआ। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। टेस्ट के टाइम, रिवीजन के टाइम, एग्जाम के टाइम इस ऑडियो को संभाल के रखिएगा, ध्यान से सुनेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कभी लाइफ में लगे मैंने आपके लिए कुछ किया है, दिल से थैंक्स जरूर बोलेगा। विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। लो मित्रों, आपका ऑडियो रेडी है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो के
अपलोड होने के बाद ये ऑडियो शेयर कर दूंगा एज अ रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आपने लिख भी लिया। अब मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ चाहूँगा कि देखो यार, जो भी आपका दोस्त नहीं पढ़ रहा होगा उसको वीडियो शेयर करना कि यार देखो फ्री सी चल रही है, पढ़ ले। रिजल्ट पे फेल होने के बाद, लाइफ में रिग्रेट फेल होने के बाद, शुरू सब करते हैं लेकिन किस समय शुरू किया, रिजल्ट उस दिन से बनता है। जल्दी स्टार्ट करोगे, जल्दी पढ़ोगे, ज़्यादा फोकस रहोगे, रिजल्ट आएगा। मैंने रिजल्ट लाने के लिए लाइफ में एक ही चीज़ सीखी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। हर कोई ये बोलता है कि विराट कोहली से अगर कोई ऐड कराना है और पूरी इंडियन क्रिकेट टीम से कराना है, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम 10 करोड़ भी नहीं लेती, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, और विराट कोहली अकेला 12 से 14 करोड़ लेता है। वाई? बिकॉज ही इज़ डिसिप्लिन, ही इज़ डेडिकेटेड। लाइफ में तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, डिसिप्लिन रहो, डेडिकेटेड रहो। ये भी मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ ना, देखो कुछ दिनों में मैसेज आएंगे मेरे पास, अरे सर क्या फ़ायदा, कुछ और करा लो, यानी मेरा फोकस डाइवर्ट किया जाएगा। अरे सर रहने दो, डाइवर्ट किया जाएगा। क्रिटिसिज्म आएगा, भाई तू है कौन, कहाँ से आया है, तू MBA है, तू BBA है, तू कौन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ से करा रहा है। क्रिटिसिज्म आएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। देन दे स्टार्ट इग्नोरिंग मी, अरे कराने देना, क्या फ़ायदा देख के। देन लास्ट दे गिव मी अ सैल्यूट कि सर आपके लेक्चर देख के पास हुए थे। तो ये लाइफ का फेज़ होता है, सबकी लाइफ में आता है। मैं 2016 से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, 2013 से मैं CMA CA को बढ़ा रहा था। तो सोचो लाइफ में फेस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है अपने काम को शिद्दत से करो, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ करो। कल ना एक मोटिवेशनल थॉट था, मैं डिस्कस नहीं कर पाया, वो ये था, मैं शो करता हूँ। वन डे दोज लेट नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग्स विल पे ऑफ। जो भी आज पसीना बहाया है, ये गंगा जल है तुम्हारा, जिसे तुम अपने कर्मों की शुद्धि कर रहे हो। हर एक चीज़ उस ऊपर वाले को, उस यूनिवर्स को, उस विधाता को तुम्हें देनी पड़ेगी, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। सो ढंग से मेहनत करो, विद डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ मेहनत करो, रिजल्ट 100% तुम्हारा होगा। विश ऑल द बेस्ट चैंपियंस, विश ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट दिक्कत हो तो व्हाट्सअप मैसेज करिएगा 9354719404। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।